हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, जो भी मैंने लूसेंट से ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आपको इसी क्लास में कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर भगवान ने चाहा तो इनसे बाहर आपका मध्यकालीन भारत का कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो, इसका नाम पहले क्या था? मध्यकालीन भारत। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? संघर्ष भारत कर दिया गया। ठीक है, अगर आपसे इसकी टाइमिंग पूछी जाए, ये मध्यकालीन भारत कब से कब तक था? ये था 712 से लेकर 1858 तक। अगर आपसे डेट पूछी जाए, 20 जून 712 ईस्वी से लेकर 1 नवंबर 1858 तक। ठीक है, भारत पर विदेशी आक्रमण देखते हैं। प्राचीन काल में कब हुआ, आधुनिक काल में कब हुआ? देखो, प्राचीन काल में अगर आपसे पूछा जाए, प्राचीन काल में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? ये था ईरानी। ठीक है, अगर आपसे मध्यकाल में पूछा जाए तो ये थे अरब जाति वाले। ठीक है, अगर आपसे आधुनिक काल में पूछा जाए तो आधुनिक काल में थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। तो उसके बाद हम देखते हैं मध्यकालीन भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था। ये था बच्चों मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध प्रांत पर पहला आक्रमण किया 20 जून 712 ईस्वी में। इसको यावर का या रावर का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रावल जो रावर का युद्ध हुआ उस समय इसके राजा कौन थे? इसके राजा थे राजा दाहिर, जो ब्राह्मण वंश से थे और जिसको चच वंश बोल देते हैं। ठीक है, जो इसकी पत्नी थी रानी बाई। कौन थी? रानी बाई। रानी बाई ने जौहर कर लिया था, यानी अपने आप को अब एक अग्नि के हवाले कर दिया था। ठीक है, यानी प्रथम साक्ष्य है जौहर के कहाँ से मिले? रावर का युद्ध से। अगर आप पूछा जाए किसके मिले? रानी बाई। रानी बाई कौन थी? ये दाहिर की पत्नी। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए सिंध की राजधानी क्या थी? सिंध की राजधानी क्या थी? सिंध की राजधानी थी बच्चों ब्राह्मणवाद। क्या थी? ब्राह्मणवाद। ठीक है, देखो, सिंध आक्रमण की जानकारी है कुछ जो ग्रंथ बताते हैं। एक है चचनामा ग्रंथ। चचनामा के नाम से ग्रंथ है जो अरबी भाषा में लिखा गया है। अगर आप पूछा जाए ये लिखा किसने? ये अली अहमद ने लिखा। ठीक है, यानी जो अली अहमद है इसने अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चचनामा नामक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ये किया अबू फ़कर फ़ुकी ने। ठीक है, अगर आपसे आगे पूछा जाए कि इंग्लिश भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? यूएम दाऊद पोटा ने। किसने किया? यूएम दाऊद पोटा ने। ठीक है, इसने कुछ कर भी वसूले थे, वे कर देखते हैं। देखो, इसने कर वसूला, एक ही कर लगाया इसने, वो था जजिया कर। कौन सा कर था? जजिया कर। ठीक है, अब आते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो प्रथम जो तुर्क आक्रमण था, आक्रमणकारी था, वो था सुब्तगीन। कौन था? सुब्तगीन था। ठीक है, सुब्तगीन था। इनके अगर पूछा जाएंगे वंश, दो वंश में आए थे ये। पहला वंश था यामिनी वंश और दूसरा था संसमनी वंश। ठीक है, यामिनी वंश पर अगर आपसे पूछा जाए यामिनी वंश में कौन था? यह था सुब्तगीन। ठीक है, और दूसरा था यामिनी वंश के अंदर मोहम्मद गजनवी। कौन था? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो आपके सामने मोहम्मद गजनवी था, जो इसका सेनापति था, वो हिंदू सेनापति था इसका। ठीक है, इसके सेनापति कौन कौन थे? तिलक और सेबन राय। तिलक और सेबन राय। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के कुछ इतिहास यानी दरबारकारी थे, उनके बारे में देखते हैं। पहला था उत्वी। कौन था? पहला था उत्वी। और दूसरा कौन था? अलबरूनी। दूसरा कौन था? अलबरूनी। ठीक है, जिसने किताब उल हिंद लिखी। कौन सी भाषा में लिखी? अरबी भाषा में लिखी। ठीक, और एक था बेहाकी और एक था फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। उसके बाद इसके बाद कुछ जैसे कुछ संत आते हैं। शगुन।
ठीक है। जो निर्गुण संत के अंदर आते हैं, कबीर, दादू, रैदास, नामदेव, तुकाराम और रविदास, ठीक है। इसको एक उपाधि दी गई, यानी क्या, इसको कौन सी उपाधि दी गई, किसको दी गई, मोहम्मद बिन कासिम को। किसको दी गई, मोहम्मद बिन कासिम को। कौन सी दी गई, इसने मूर्ति भंजक कहा गया। क्या कहा गया, मूर्ति भंजक, ठीक है। दुनिया का पहला शासक था जिसने सुल्तान का पद लिया या सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसका 16वां अभियान कौन सा था, यानी जैसे कि आप जानते हो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था इसने भारत पर, ठीक है। अगर आप पूछा जाए इसका 16वां अभियान कौन सा था, कौन सा अभियान, 16वां अभियान, ये था गुजरात का। गुजरात का कौन सा अभियान था, अगर आपसे पूछा जाए, गुजरात का 1025 में इसका अभियान था। जो सोमनाथ का मंदिर था जो इसने लूटा था, ठीक है। गुजरात का राजा अगर आपसे पूछा जाए उस टाइम कौन था, भीम प्रथम था उस टाइम, ठीक है। आगे था संसमनी वंश। संसमनी वंश, जो संसमनी वंश है उसको जोहज वंश भी कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं, जोहज वंश, ठीक है। जैसे मौजूदीन, मोहम्मद बिन शाम, शिहाबुद्दीन, ठीक है। कौन था ये, अगर आप पूछा जाए, ये था गौर वंश का, यानी इसको मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। ये कहाँ का था, ये गौर वंश का था, ठीक है। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात, जो आबू के पास पड़ता है, यानी आब का युद्ध भी इसे कहा जाता है। उस टाइम अगर पूछा जाए गुजरात का राजा कौन था, यानी भीम द्वितीय, ठीक है। मोहम्मद गौरी और जो इसकी वाइफ थी नायिका देवी, इनके बीच युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी ये युद्ध हार गया और जो नायिका देवी थी वो इस युद्ध को जीत गई। क्या हुआ, इस युद्ध को जीत गई, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो 1191 में पहला युद्ध हुआ, ठीक है। प्रथम युद्ध, यानी त्राइन का प्रथम युद्ध इसका कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान और गौरी, पृथ्वीराज चौहान गौरी, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान था वो जीता था और जो मोहम्मद गौरी था वो हार गया था, ठीक है। फिर आया 1192 का सेकंड युद्ध, यानी त्राइन का दूसरा युद्ध, यानी उस टाइम आमने सामने कौन थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसमें कुछ मतलब इसके अंदर जिस टाइम ये 1192 में पृथ्वीराज चौहान आ रहा। अगर आप पूछा जाए गौरी का साथ देने वाला उस टाइम कौन सा वो था, राजा था जो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ा, वो था बच्चों जयचंद। कौन था, जयचंद, जो किसके पिता थे, शिवंगिता के पिता थे, ठीक है। तो उस टाइम मोहम्मद गौरी जीता। अगर आपसे पूछा जाए कि उस टाइम पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त भी था, यानी जो इसकी किताब लिखता था वो भी था, ठीक है। उसको आप बोल सकते हो चंद्रबरदाई। कौन था, चंद्रबरदाई, ठीक है। फिर आता है 1194 का चंदावर का युद्ध, ठीक है, जो जयचंद और गौरी के बीच हुआ, ठीक है। गौरी को जो मतलब इसने मोहम्मद गौरी नहीं था, सीधा बोल दिया था जयचंद को, भाई जो अपने राजा था ये उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या हुआ, ठीक है। यानी उस टाइम मोहम्मद गौरी जीता और जयचंद हारा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वे कौन कौन थे, देखो ये 3 गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, ऐबक, कुबाचा, यलदोज, ठीक है। जो खिलजी था वो खिलजी जो ऐबक का सेनापति था। खिलजी कौन था, ऐबक का सेनापति, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट हो जाता है आपकी दिल्ली सल्तनत। क्या स्टार्ट हो जाती है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कब से लेकर कब तक चली, ठीक है, यानी 29 जून 1206 से लेकर 1526 तक। इसमें 5 राजवंश आए थे। कितने राजवंश आए थे, 5। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो अगर पूछा जाए इनके राजा कौन थे, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अगर आपसे तुगलक वंश का पूछा जाए गयासुद्दीन, सैयद वंश का खिजर खां और लोधी वंश का बहलोल लोधी। कौन था, बहलोल लोधी, ठीक है। अगर इनका टाइम पूछा जाए, गुलाम वंश रहा 1206 से लेकर
1290 तक। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है, ये तुर्की थे, ठीक है। तुगलक वंश ये 1320 से लेकर 1414 तक। सैयद वंश 1414 से लेकर और 51 तक रहे। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक रहे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 1526 तक रहे, ठीक है। ये उस टाइम जो ये लोधी वंश था ये अफ़गान था, यानी इसको पठान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पठान भी कहा जाता है, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। देखो गुलाम वंश, और इसको मामलुक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है? जिसके माता पिता स्वतंत्र थे लेकिन खुद किसी ना किसी का गुलाम था। जैसे ऐबक है, ठीक है। ऐबक भारत का प्रथम तुर्क शासन करने वाला, ठीक है। भारत का प्रथम जो तुर्क था वो शासन करने वाला था। तुर्क साम्राज्य का संस्थापक बोला जाता है तो ऐबक को, ठीक है। इसने उपाधि धारण की थी 2, एक मलिक और एक सिपालार। कौन सी? सिपालार और मलिक, ठीक है। इसके कुछ 4 कार्य थे, वो देख लेते हैं। इसने 4 कार्य किए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगर आप पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और जो कुतुब मीनार है वो 1993 में जो यूनेस्को है उसमें शामिल हो गया, ठीक है। और अगर आप दूसरा पूछा जाए, दूसरा है महरौली नगर, ठीक है। तीसरा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये भारत की पहली मस्जिद थी। कौन सी? अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। चौथा आता है ढाई दिन का झोपड़ा, यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अगर आपसे ये पूछा राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी थी? ये थी बच्चों ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये पहले क्या थी? ये पहले थी पाठशाला, बाद में इसको तोड़कर बनाया गया इसकी मस्जिद, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अगर आपसे कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास क्या है, ठीक है। इसमें जैसे ऑप्शन आ जाते हैं, एक पाठशाला है, एक मस्जिद है, एक उपाधि है, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या है? ये है सरस्वती कंठाभरण, क्या है? एक उपाधि है। ये तानसेन को दी थी अकबर ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ वे थे, इतिहासकार था एक जो प्रसिद्ध इतिहासकार था हसन निजामी। कौन था? हसन निजामी। उसके बाद दूसरा आता है इल्तुतमिश। दूसरा कौन आता है? इल्तुतमिश आता है, ठीक है। देखो वास्तविक संस्थापक थे इसके इल्तुतमिश थे, ठीक है। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की, ठीक है। राजधानी इसने दिल्ली को बनाया और इसने जो चालीसा थी उसका भी गठन किया और एक की थी एकता प्रथा की शुरुआत, ठीक है। इसने मुद्रा चलाई, जो चांदी वो टका में और जो तांबे और पित्तल थे वो जीतल में। किस में थे? जीतल में। और इसके टाइम चंगेज खां का आक्रमण हुआ, कब हुआ? 1221 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चंगेज खां कौन से धर्म का था? तुर्की था या इस्लाम था या पठानी था या बौद्ध धर्म था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये था बच्चों बौद्ध धर्म का। किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका जो वो था, इसने एक उपाधि दान की थी, ईश्वर का अभिशाप। जो चंगेज खान का मतलब क्या होता है? ईश्वर का अभिशाप। यानी अगर आपसे पूछा जाए इसका सही नाम क्या है, इसका सही नाम हो जाएगा तिमुचीन। अगर आपसे ये पूछा जाए ये कहाँ से आया था, ये आया था बच्चों चीन से। कहाँ से आया था? चीन से, ठीक है, चीन से आया था ये। उसके बाद देखते हैं
अगर अब पूछा जाए इल्तुतमिश ने कौन सा मकबरा बनवाया, इल्तुतमिश ने जो सुल्तान गड्डी का मकबरा है वो इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है, इल्तुतमिश के जाने के बाद इसकी बेटी जो राजा की गद्दी होती है उस पर बैठी। ठीक है, कौन बेटी, क्या नाम था इसका, इसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान। ठीक है, उसके बाद देखो रजिया सुल्तान के कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। देखो रजिया सुल्तान क्या थी, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक रही। ठीक है, जो रजिया सुल्तान से प्यार करता था वो कौन था, मलिक अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया। ठीक है, रजिया से प्यार करता, लेकिन रजिया करती थी जलालुद्दीन याकुत सलम। ठीक है, यानी रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन को एक पद दिया, ये पद था अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर यानी असफ सेना का मुखिया। किसका था, असफ सेना का मुखिया। रजिया सुल्तान 2 वस्त्र दान करती थी, जैसे आप देख सकते हो, कुबा और कुला। कुबा और कुला, कुबा का मतलब होता है कोट और कुल्हा का मतलब होता है टोपी। ठीक है, एक मिनहाज जो एक मतलब जो इतिहासकार थे उसका कहना था भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे, यानी लाभप्रद हो सकते थे। ठीक है, यानी इसके अंदर इतनी क्षमता थी कि ये कई सालों तक राजा मतलब या रानी या राजा बनकर रह सकती थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रजिया सुल्तान की हत्या किसने की, ये थे 40 सरदार थे, 40 सरदार थे जो कैथल के पास इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, कितने याकुत थे, 40। ठीक है, यानी इसने अल्तुनिया से शादी करके पंजाब से ये लौट रही थी, यानी दिल्ली की तरफ लौट रही थी। उस टाइम इसकी हत्या यानी कई बोलते इसके भाइयों ने कर दी, कई बोलते यानी इसकी जो 40 थी, 40 सरदार थे उन्होंने कर दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो आगे आता हमारा बलवन, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना वहाँ वो देख रहे हैं, बाकी अब हम ज़्यादा जो राजा बीच में आते छोटे मोटे उनको नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो आगे आता है बलवन। बलवन ने राजतव सिद्धांत दिया। ठीक है, बलवन ने कौन सा सिद्धांत दिया, राजतव सिद्धांत दिया। और सुल्तान जिले अल्लाह यानी ईश्वर की प्रतिछाया, यानी जो राजा है वो ही ईश्वर की प्रतिछाया है। ठीक है, राजा जिस पद पर बैठता था उसे निभायत एक खुदाई कहता था, यानी प्रतिनिधि, यानी देवता यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, इसने 4 प्रथाएं चलाई, एक थी सिजदा, एक थी पोबास, एक थी नारोज। कौन सी थी, नारोज। ठीक है, इसने कुछ विभाग भी बनाए, इसके लिए कुछ विभाग बनाए इसने, एक दो देखो, दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था, और दीवान ए बारिद गुप्तचर था। कौन था, गुप्तचर यानी ये जिस 40 का वो था ना सदस्य था, जिस 40 का सदस्य था उसने वो 40 भी कैंसिल करा दी, यानी उसको बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, देखो आगे आता है, रक्त एवं लोहे की नीति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है बच्चों बलवन को। किसे कहा जाता है, बलवन को। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी, ये आता है खिलजी वंश। कौन सा आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश ने कब से कब तक राज किया, 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, ये साम्राज्यवादी दौर की शुरुआत हुई। कैसी हुई, साम्राज्यवादी दौर की शुरुआत। ठीक है, यह एक भाग्यशाली व्यक्ति भी कहा जाता है, इसे एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा जाता है। वैसे आगे देखते हैं अपना। देखो अगर आपसे पूछा जाए, आपके सामने कुछ ये इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। एक भाग्यवादी वाला राजा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हसमत वाला राजा मालदेव राठौर, और आपसे पूछा जाए एक भाग्यवादी सैनिक कौन था, सैनिक था बाबर। कौन था, सैनिक बाबर। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी था सिकंदर सानी, यानी इसने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा। ठीक है, जो उत्तर भारत को 6 राज्यों के साथ जीतना, इन्होंने उत्तर भारत को जीता। ठीक है, जिनके अंदर 6 राज्य थे वो जीते। वो देख लेते हैं 6 राज्य कौन कौन से हैं।
पहला है गुजरात, पहला कौन सा है? गुजरात। ये 1299 में इसने जीता। ये कर्ण बेगला और अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। इसके अंदर कर्ण बेगला आ रहा और अलाउद्दीन खिलजी जीता, ठीक है। जो वकीला की वाइफ थी कमला देवी, इसने अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है, और इसने यहीं पे ना अलाउद्दीन खिलजी ने हिजरी दिनार में मलिक काफूर यानी कि जड़ा था वो खरीदा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। और दूसरा अगर आप पूछा दूसरा युद्ध कौन सा है? रणथंबोर। कौन सा है? रणथंबोर। ये कब हुआ? ये 1301 ईस्वी में हुआ। यानी पूछा जाए रणथंबोर का राजा कौन था? हमीरदेव चौहान। इसकी पत्नी ने युद्ध हारते ही रंगा देवी ने जौहर कर लिया था, ठीक है। क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। नेक्स्ट आता है, तीसरा बयान आता है चित्तौड़ 1303 में। अगर आप पूछा तो चित्तौड़ का राजा कौन था? रतन सिंह, ठीक है। रतन सिंह था। इसकी पत्नी पंदामनी। ये बहुत ही सुंदर था। कई लोग बोलते कि इसकी सुंदरता के कारण ये युद्ध हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नंबर 4 आता है मालवा 1305 ईस्वी में। ये है महलक देव। और अगर पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? ये भेजा था मुल्तानी सेनापति को, ठीक है। जो महलक था वो हार गया और जो मुल्तानी सेनापति था वो इस युद्ध को जीत गया। 5वां युद्ध आता है सिवाना का 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में आता है, ठीक है। इसका अगर पूछा जाए सिवाना का उस टाइम राजा कौन था? ये था सातलदेव चौहान। कौन था? सातलदेव चौहान, ठीक है। अब सिवाना का नाम तक क्या कर दिया गया? खैरादाबाद। क्या कर दिया गया? खैरादाबाद इसका कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला आता है जालौर का युद्ध हुआ 1311 ईस्वी में। कब हुआ? 1311 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए जालौर का राजा कौन था? जालौर का राजा था बच्चों कन्नड़देव। कौन था? कन्नड़देव। और जालौर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जलालाबाद। यानी सिवाना का नाम बदलकर खैरादाबाद और जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो दक्षिणी भारत के युद्ध थे वो इन्होंने जीते, कुछ इलाके जीते, ठीक है। देखो, पहला था देवगिरी, ये जीता। वारंगल जीता, द्रावसमुद्र जीता और मैदूर जीता, ठीक है। देवगिरी के उस टाइम कौन सा वंश चल रहा था? यादव वंश चल रहा था। और वारंगल में काकतीय वंश चल रहा था। और द्रावसमुद्र में होयसाल वंश चल रहा था। और मैदूर में पांड्या वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? पांडव वंश, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ विशेष कार्य किए, वो देख लेते हैं। देखो, डाक घोड़े, हलिया प्रथा, बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण और सराय अदल, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, दागे घोड़े पर यानी घोड़े की निशानी हो सके कि भाई ये अपना है या किसी और का है, ठीक है। हुलिया प्रथा, सैनिक की मतलब वर्दी, वेशभूषा, सब कुछ, ठीक है। बाजार नियंत्रण यानी बाजार में जो प्रिंट है उसके ऊपर कोई नहीं बेचेगा, जो रेट है उसके फालतू कुछ नहीं बेचेगा, ठीक है। यानी मूल्य नियंत्रण। और सराय न्याय का बाजार, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। इसके थ्रू ये जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, इसके कुछ विभाग भी थे। पहला विभाग कौन सा था? दीवान आरिज, ठीक है। दीवान आरिज इसका मतलब क्या था? ये था सैन्य विभाग। कौन सा? सैन्य विभाग। उसके बाद दीवान इंसा। कौन सा था? दीवान इंसा। इसका मतलब क्या था? यानी शाही आदेशों का पालन करवाना। शाही आदेशों का जो ये आदेश देगा उनका पालन करना, ठीक है। यानी पत्राचार विभाग, क्या बोलते हैं इसको? पत्राचार विभाग भी बोल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है दीवान वजारत, ठीक है। यानी वजीर और पीएम। उसके बाद आता है, इसका मतलब क्या होता है? जो दीवान वजारत था यानी यह प्रधानमंत्री का पद था जो वजीर के नियंत्रण में था, ठीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। उसके बाद आता है दीवाने, ठीक है, दीवाने रसातल। यह एक विदेशी विभाग था। कौन सा विभाग था? विदेशी विभाग। इसके अंदर इसके अंदर जो विदेशी मामले हुए आते थे और धार्मिक मामले आते थे, ठीक है। अगर आप पूछा जाए पाँचवा इसका विभाग कौन था?
दीवाने रिसायत यानी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए था। तो उसके बाद आता है बच्चों तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। देखो गयासुद्दीन तुगलक, ये सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करवाया। इसने क्या करवाया? सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। पहला ऐसा शासक था जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया। ठीक है, समकालीन भारत, समकालीन मतलब ये किसके समकालीन थे? सूफी संत। ठीक है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, बोलिए नहीं ये औलिया। ठीक है, इनके अंदर कुछ मनमुटाव हुए, यानी हनौज, यानी जो ये संत औलिया संत है, इसने गयासुद्दीन तुगलक के लिए एक बात कही थी कि हनौज दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि ये जो गयासुद्दीन तुगलक था ये अपने दिल्ली में एक महल बना रहा था। क्या बना रहा था? महल। और उस टाइम जो मजदूर थे या मिस्त्री थे, उन्हें ये था निजामुद्दीन औलिया था, ये अपने साथ ले गया कि भाई मेरी भी कुटिया है वो भी बना दो। ठीक है, तो उस टाइम ये मजदूर थे तो डर गए कि भाई अभी तो तुगलक साहब मतलब गयासुद्दीन तुगलक आने वाला है, अभी तो ये महल भी नहीं इसका बना, वो नहीं हुआ। ठीक है, यानी तो उस टाइम इसने कहा था कि हनौज दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, ये लाइन बोली थी गयासुद्दीन तुगलक के लिए। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पढ़ा लिखा समझदार बेवकूफ़ राजा कहते हैं। ठीक है, इसको पागल सुल्तान भी कहा जाता है। इतिहासकार जो इसके लिए दो बात कही है, एक बात कही है हेनरी एलियट ने और एल्फिस्टन ने, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान के लिए सबसे बुद्धिमान बेवकूफ़ कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सबसे बुद्धिमान बेवकूफ़, यानी इसकी यहाँ तक इसकी तारीफ भी कर दी, यहाँ से अगर इसको बेवकूफ़ यानी इसकी बुराई भी कर दी। ठीक है, यानी आपको पता है आगे आते हैं इसके व्यवहारिक प्रशासन। ठीक है, प्रशासक, इसके व्यवहारिक प्रशासन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ठीक है, ना ही इसने जो राजधानी परिवर्तन की वो भी नहीं चली। ठीक है, इसकी कुछ योजनाएं हैं आप देख सकते हो। दबाव में वृद्धि। ठीक है, यानी इसने टैक्स में कुछ वृद्धि की, लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ चुका था, उसी टाइम अकाल पड़ा। ठीक है, लेकिन टैक्स बढ़ाना गलत बात नहीं है, लेकिन अकाल पड़ने के टाइम कर बढ़ाना उस टाइम गलत है। ठीक है, जो राजधानी परिवर्तन की दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, तो वो नुकसानदायक हुआ, यानी चल इसको जाना था, ये चला जाता, लेकिन इसने कहा कि जो भी यहाँ भी जो सेना है या यहाँ पे लोग रहने वाले वो भी इसके साथ जाएंगे। ठीक, अगर राजधानी परिवर्तन करनी थी तो आप जाकर देख लेते हैं, खुद जाता 1 साल 2 साल रहता, अगर वहाँ पे सेट होता तो आ जाते, वरना नहीं आते तो ये वापस आ जाता। ठीक है, अगला सांकेतिक मुद्रा। इसने ठीक है कुछ मुद्रा चलाई जो लोगों ने घर में ही बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, खुरासान अभियान और एक आता कराची अभियान। इसने 5 इसकी योजना थी अभियान। ठीक है, अगर जिस टाइम ये मरा ना, बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तभी 3 शासन एक अच्छी तरह उभर रहे थे दक्षिण में। ठीक है, कौन कौन से थे वे देख लेते हैं। ये थे बच्चों बहमनी, विजयनगर और मदुरई। ठीक है, बहमनी, विजयनगर और मदुरई। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद आप देखो अलग अगर आप पूछ, एक आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक। इसने सर्वाधिक सिंचाई वाली नहर बनाई। ठीक है, इसका एक विभाग था दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, यानी ये 10 विभाग था। और ये दीवाने खैरात ये गरीबी की सहायता के लिए। ठीक है, गरीबों की सहायता के लिए इसने एक दारुल सफ़ा यानी अस्पताल, रोज़गार दफ्तर, यानी जो भी रोज़गार है वो अपना नाम वहाँ पे लिखा सकता है, उसको काम मिलेगा। ठीक है, सर्वाधिक नहर इसने कितनी बनवाई? 300 नहर बनवाई। ठीक है, और इसने जो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसको दिल्ली का अकबर कहा गया। क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। अगला वंश आता है बच्चों सैयद वंश। अगला कौन सा वंश आता है? सैयद वंश।
सैयद वंश के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बस राजा ही है, 3-4 वही याद करने हैं। ठीक है, देखो पहला राजा खिजर खां। कौन है? खिजर खां। 1414 लेकर 1421 तक रहा। ठीक है। सेकंड मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक। और जो तीसरा राजा था मोहम्मद शाह, जो 1434 से लेकर 1445 तक। और जो चौथा था अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1445 से लेकर 1451 तक रहा। ठीक है, 51 तक रहा। उसके बाद इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं खिजर खां के बारे में। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए कौन था? खिजर खां था। सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक, ठीक है, या पैगंबर शाह का वंशज मानते थे। खिजर खां कहता था कि मैं चंगेज खां है उसका रिलेटेड हूँ, यानी उसका परिवार का हूँ, उसके रिश्तेदार का हूँ। ठीक है, यह सल्तनत काल के शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश था। ठीक है, जो आप जानते हो जो तैमूर था उसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, उस समय खिजर खां ने उसकी सहायता की थी। ठीक है, जिस कारण तैमूर ने भारत से लौटते समय इसे मुल्तान, लाहौर और विपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, और जैसे 1414 में, कब? 1414 में खिजर खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, बल्कि इसने स्वयं को रैयत ए आला कहा। क्या कहा? रैयत ए आला। ठीक है, खिजर खां ने अपने आप को तैमूर का पुत्र यानी शाहरुख का प्रतिनिधि बताया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए खिजर खां की मृत्यु कब हुई? 1421 में। ठीक है, इस वंश का मुबारक शाह जो वो था, इस वंश का शासक था मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की? इसने की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, मुबारक शाह ने खुतबा बढ़ाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। ठीक है, साथ ही खुतबे पर तैमूर वंशज के सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया और अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है लोधी वंश। आगे कौन सा वंश आता है? लोधी वंश आता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। यह 38 वर्षों तक रहा, सर्वाधिक समय तक रहने वाला एकमात्र राजा था। ठीक है, बहलोल लोधी ने राजतंत्र सिद्धांत में एक परिवर्तन किए, कुछ परिवर्तन किए इसने सिद्धांत में। ठीक है, जैसे देख सकते हो आप मंत्री मनसब। ठीक है, ये अली कहकर पुकारता था, यानी मित्र कहकर पुकारता था। ठीक है, एक वो आता है, आ गया था सिकंदर लोधी। कौन आता है? सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी आता है। जैसे कि आप जानते हो 1504 में आगरा नगर बसाया। किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। और 1506 में राजधानी बनाया। किसको बनाया? दिल्ली को, सॉरी आगरा को। ठीक है, इसकी कविता कुछ गुलहक गुलरुखी। ठीक है, इसकी रचना है। और इसने आयुर्वेद फारसी में करवाया। ठीक है, इसकी संगीत में रुचि थी। ठीक है, यानी संगीत के भी इसने कुछ ग्रंथ लिखवाए। एक ग्रंथ लिखवाया इसने लज्जत ए सिकंदरी। ठीक है, नंबर 3 पे आता है इब्राहिम लोधी। कौन आता है? इब्राहिम लोधी आता है नंबर 3 पर। ठीक है, देखो आपके सामने है लोधी वंश का। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम सुल्तान कौन था? अंतिम सुल्तान था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। ठीक है, मध्यकालीन भारत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी। ठीक है, भारत का अंतिम सुल्तान पूछा जाए, भारत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। इसके समकालीन 3 और मतलब जो 3 राजा थे या 3 राजे वे उभर रहे थे। एक था विजयनगर, मेवाड़ और बाबर। ठीक है, विजयनगर का पूछा जाए राजा कौन था? कृष्ण देव राय। और मेवाड़ का राणा संगा। ठीक है, राणा संगा। जो इब्राहिम लोधी थे इसके युद्ध हुए, एक तो खतौली में, एक हुआ बाड़ी में। ठीक है, यानी दोनों युद्ध राणा संगा जीता। ठीक है, और तीसरा बाबर पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में, यानी इस समय बाबर के टाइम इब्राहिम लोधी हार चुका था।
ठीक है। उसके बाद आगे आता है मुगल साम्राज्य। कौन सा आता है? मुगल साम्राज्य आता है बच्चों, ठीक है। आप देख सकते हो मुगल साम्राज्य, इसका टाइम जोन आपसे पूछा जा सकता है कब से कब तक रहा, ठीक है। यानी 1526 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक, 1 नवंबर 1858 तक, ठीक है। पहला दूरवर्ती मुगल काल कौन थे? ये था, पहला था बाबर। पहला कौन था? पहला बाबर था। उसके बाद दूसरा हुमायूं था। दूसरा कौन था? हुमायूं। तीसरा अकबर। चौथा जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। मेन तो यही है, बाकी ये याद करने, बाकी कोई इसका कोई नहीं पूछता इतना। बाबर, अगर आपसे बाबर के बारे में कुछ पूछा जाए, बाबर फरगना में जन्मा था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, इसकी माता का नाम कुतलुगामी खाना, ठीक है। ये काबुल प्लस गजनी पर अधिकार 1504 में किया और 1507 में बादशाह, ठीक है। और बाबर ने भारत के विरुद्ध पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल बाजौर के युद्ध में किया। कौन से युद्ध में किया? बाजौर के युद्ध में, ठीक है। मुगल शासक के संस्थापक पूछा जाए बाबर, इसका वास्तविक नाम पूछा जाए जहरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। अगर आपसे बाबर पूछा कौन सी भाषा का होता, तो तुर्की भाषा में बाबर अर्थ भाग होता है, ठीक है। अब पूछा जाए बाबर का अर्थ क्या होता है, तुर्की भाषा में बोलते हैं बाग, ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, एक छोटे से राज्य में हुआ जो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, जो उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता बता ही दिया आपने, ठीक है, यानी जो तमूर वंशज था उनके वंशज थे, ठीक है। इसलिए इसे तुर्कों या मंगोलों दोनों का रक्त मिश्रण माना जाता है, ठीक है। इसकी माता जी मंगोल थी और पिताजी इसके तमूर थे, ठीक है, ठीक है, तमूर वंशज। बाबर अपनी दादी एहसान दौलता बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना का शासन बना, ठीक है। और इसने मिर्जा की उपाधि दान की। किसकी उपाधि दान की? मिर्जा की उपाधि दान की इसने, ठीक है। और 1501 में समरकंद को जीता। 1501 में किसको जीता? समरकंद को जीता, ठीक है। जीत केवल 8 महीने ही रही। बाबर ने काबुली को गजनी पर अधिकार कर लिया। बाबर ने काबुल पर अधिकार किया, ठीक है, तो उससे समरकंद निकल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, उन्हें देखते हैं नेक्स्ट। इसके बयान कौन कौन से थे बाबर के? फर्स्ट युद्ध बाजौर का युद्ध, दूसरा सियालकोट का युद्ध, तीसरा सैयदपुर के खिलाफ, चौथा रोशनोई के खिलाफ, पांचवा पानीपत का प्रथम युद्ध। यानी इस टाइम इसके राजा कौन थे? इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसकी जो विजय नीति वो कैसे मतलब सफल हुई, कौन कौन सी थी? पहले तोपखाना, दूसरा तुगलमापत्ति और तीसरा उस्मानी विधि, ठीक है। जैसे बाबरनामा लिखी इसने, कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। अगर पूछा जाए आपसे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, हराने के लिए किस ने इनवाइट किया? यह था बच्चों, पहले नाम आता दौलत खां लोदी, उसके बाद आलम खां लोदी, उसके बाद राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ 1527 में। जिसको इसने बयाना का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। ये मतलब राणा सांगा बाबर की तरफ से लड़ने आया था, मेहंदी ख्वाजा और इश्क आका, ठीक है। इसमें राणा सांगा जीता। कौन जीता? राणा सांगा जीता। अगला खानवा युद्ध को हुआ 1527 में, ठीक है। इसमें बाबर जीता। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ाई हुई, यानी इसमें बाबर जीता, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। इसका विजय का कारण क्या रहा? राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा और तमगा और शराब। इसने कहा कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, और जिहाद नारा मतलब इसने अपने धर्म के प्रति जो उसके सैनिक थे वो उकसाई, ठीक है। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। जीत के बाद काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए इसने, ठीक है। और बाबर को कलंदर कहा जाने लगा। अगला युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध 28 जनवरी 1528 को, 28 जनवरी 1528 को, ठीक है। मेदिनी राय और बाबर के बीच, ठीक है। मेदिनी राय कौन? राजपूत था, और बाबर ने एक नारा दिया है जिहाद का नारा, ठीक है। इसमें बाबर
जीत गया। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। कौन सा आता है? घाघरा का युद्ध, जो महमूद लोदी और बाबर था। ठीक है, महमूद लोदी कौन था? पूरा अफगानी था। ये जल और थल दोनों पर युद्ध लड़ने वाला होने वाला युद्ध था। अगर आपसे पूछा जाए जल और थल पर होने वाला युद्ध कौन सा था? ये युद्ध था बच्चों घाघरा का युद्ध था। ठीक है, उसके बाद बाबर की कुछ उपलब्धियाँ हैं। सुल्तान पद और ठीक है, जो सुल्तान पद था यो सुल्तान पद होता था यूज पहले। ठीक है, लेकिन बाबर ने इसका नाम बदल कर दिया बादशाह। क्या कर दिया? नया नाम बदल कर बादशाह। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ सेनापति थे। ठीक, सेनापति देखो मीर बाकी ने फैजाबाद में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवा दी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बाबरी मस्जिद किसने बनवाई? ठीक है, बाकी ने, मीर बाकी ने। ठीक है, राम मंदिर की नींव अगर पूछा जाए कब रखी गई, यानी 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका गेट कब खुल जाएगा, मतलब इसमें आने जाने का जो पूजा करने वो कब स्टार्ट हो जाएगी, 1 जनवरी 2024 को इसका गेट खोल दिया जाएगा। ठीक है, यानी इसका मामला 9 नवंबर 2019 में गया। ठीक है, अगला बाबरनामा। बाबरनामा कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में। अगर पूछा जाए फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? जोना खान ने, पैदा खान ने, तुर्बती खान ने और ए खान ने। ठीक है, अब पूछा जाए अंग्रेजी भाषा में बाबरनामा को किसने कन्वर्ट किया या किसने अनुवाद किया? एक मैडम बोडीज ने और एक लीडर ने और एक स्क्रीन ने। ठीक है, बाबर ने राजपूतों के लिए क्या कहा? इसने कुछ कहा था। ठीक है, देखते हैं। देखो कि वे मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। अगर आप पूछा जाए बाबर ने राजपूतों के लिए कौन सी लाइन कही थी? ठीक है, ये कही थी बच्चों कि राजपूत मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। ठीक है, इसके 3 अभिशाप थे, जो धूल, ग्लू और गर्मी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं। इसका जैसे आप जानते हो हुमायूं का अगर आप पूछे पतन का कारण क्या रहा? पतन का कारण क्या रहा? ठीक है, इसके भाई थे, इसके 3 भाई थे हुमायूं के। कितने भाई थे हुमायूं के? 3 भाई थे हुमायूं के। ठीक है, हुमायूं के 3 भाई थे। इन्होंने जो भी प्रॉपर्टी थी या ज़मीन थी वो तीनों भाइयों में बांट दी, तीनों भाइयों में बांट दी। ठीक है, जे बाबर ने। ठीक है, देखो पतन का कारण रहा भाइयों का राज्य विभाजन, भाइयों का राज्य विभाजन। ठीक है, देखो हुमायूं को मिला दिल्ली और लाहौर, कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को मिला मेवात। हिंदाल को क्या मिला? हिंदाल को मिला मेवात। उसके बाद ठीक है, हुमायूं देख लो। हुमायूं के बारे में लेलपुल ने एक लाइन कही है कि सुंदर किंतु विवेकहीन, दयालुता। ठीक है, और इसने लेलपुल ने एक बात और कही कि ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा, कभी भी अच्छे राजा की तरह नहीं रहा और ना ही लड़ा। ठीक है, यानी शेर शाह सूरी था। जो शेर शाह सूरी कौन था? यही जो बाबर की सेना में काम करता था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कुछ कौन था? बाबर की सेना में काम करता था। लेकिन कुछ ऐसे इसके हाल दिखे। ठीक है, कि बाबर ने शेर शाह सूरी को अपनी सेना से निकालना पड़ा। ठीक है, शेर शाह सूरी कौन था? ये था पठान। यानी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध चौसा का युद्ध, दूसरा कन्नौज का युद्ध। दूसरा कन्नौज का युद्ध। अगर आपसे पूछा जाए चौसा का युद्ध कब हुआ? 20 जून 1539 को, और कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को। ठीक है, इसके अंदर जीता कौन? शेर शाह सूरी जीता इनके अंदर। ठीक है, एक ज्योतिषी बादशाह, मतलब ये बहुत ज़्यादा उकरता था, अंधविश्वास का चक्कर बहुत था। ठीक है, सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनता था, शनिवार को काले पहनता था और रविवार को पीले पहनता था। ठीक है, ये जैसे कि वहाँ से भागा, जो शेर शाह सूरी था वो उससे लड़कर भाग जाता, यानी एक नदी में गिरा। ठीक है, यानी उसने जो
उस नाव में था वो बिश्ती था, उस बिश्ती ने हुमायूं को बचा लिया। ठीक है, यानी फिर इसकी खुशी में एक दिन का राजा बिश्ती को बनाए हुमायूं ने। ठीक है, बनाया तो बिश्ती ने चलाए, चमड़े के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चमड़े के। और एक ही दिन बाद बिश्ती को हुमायूं ने मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। ठीक है, हुमायूं भारत में आगमन हुआ। ठीक है, देखो 1525 में लड़ा इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध लड़ा? मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। 15/5/55 को मच्छीवाड़ा युद्ध और 22/5/55 को सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? सरहिंद का युद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो 13 जुलाई 1555 को दोबारा राजा बना। ठीक है, और 17 जनवरी 1556 को दीनपला महल, यानी इसकी लाइब्रेरी थी। क्या थी? लाइब्रेरी थी, उसमें शेर पुस्तकालय बोल सकते हो, गिरने सीढ़ियों से गिरने से इसकी मौत हो गई। अगला आता है अकबर। ठीक है, 1556 से लेकर 1605 तक पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, बैरम खां वर्सेस हुमायूं, हेमू, यानी हेमचंद्र विक्रम आदित्य। हेमचंद्र विक्रम आदित्य इसका पूरा नाम है। ठीक है, जीता कौन? बैरम खां। ठीक है, जो दूसरा युद्ध था अकबर के शासन में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आप युद्ध बोल सकते हो, मतलब इसका जो नाम परिवर्तन किया या इसके जो अभियान थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का नया नाम या नया शहर बसाया। ठीक है, ये क्या थी? 1569 से लेकर 1585 तक रही राजधानी। ठीक है, उसके बाद आता है 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर जिले। ठीक है, जो कलानौर स्थान है उसका, वहाँ पे अकबर का किया राज्याभिषेक। क्या किया? राज्याभिषेक किया। ठीक है, एक आता है बुलंद दरवाज़ा। अगर पूछा जाए बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? 176 फीट। गुजरात विजय के बाद बनवाया था। ठीक है, और 1986 में यूनेस्को में शामिल किया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ये मेवाड़ विजय, ये उदय सिंह आरा। ठीक है, फतेहनाम जारी करवाया। ठीक है, उसके बाद आता बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अकबर ने दास प्रथा ख़त्म की, तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता है वो ख़त्म किया, और 1564 में जजिया कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया। और 1575 में इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन बनवाया। ठीक है, और जो 1578 में इबादत खाना बनाया। 1578 में धर्म संसद, यानी सब धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म, वो सब आकर वहाँ पर बहस करते थे। ठीक, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि दूसरे धर्मों की बात सुनकर या थोड़ी बहस सुनकर उन्होंने इससे नॉलेज प्राप्त की। ठीक है, और 1579 में मजहरनामा की घोषणा की। ठीक है, नगौर के शेष मुबारक ने बनवाया था। क्या बनवाया था? मजहर। ठीक है, उसके बाद 1582 में दीन इलाही धर्म। ठीक है, 18 उन्हीं थे जिन्होंने धर्म बदला, लेकिन एकमात्र हिंदू कौन सा था? बिरबल। ठीक है, 1583 में इलाही संवत शुरू कर दिया। जो अकबर की उपाधि थी वो देख लेते हैं। जो अकबर ने उपाधि दी किसी को, इसका एक इतिहासकार था या विजय सूरी था, मतलब इसका नाम था। इसके कुछ देखो, हरि विजय सूरी को इसने उपाधि क्या दी? बताओ। जगत गुरु। क्या उपाधि दी? जगत गुरु। जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान। ठीक, अगर आप पूछा जाए अकबर के नवरत्न देखो, पहला बिरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, भगवत दास, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमान और खान है खाना और एक फैजी। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो 10 हैं। क्या? 10 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक मरा या एक रिटायर हुआ है, मतलब एक छोटा, तो एक एडवांस में था, यानी इसके शासन में जो इसके नवरत्न थे वो 10 रहे। ठीक है, लेकिन 9 गिनती में आते हैं।
उसके बाद देख लेते हैं बच्चों अकबर की कुछ उपलब्धियाँ हैं। जो रैदास सिखों के गुरु थे, रामदास कौन था, सिखों के गुरु। ठीक है, इन्होंने जो 50 बीघा दान में दी अकबर ने। ज़मीन के बीच में क्या था उस टाइम, तालाब था। अर्जुन देव गुरु श्री हरगोविंद साहिब था। ठीक है, अर्जुन देव गुरुद्वारा था वहाँ पे श्री हरगोविंद साहिब का। ठीक है, अगर पूछा जाए अकबर किसके कालांतर थे, अर्जुन देव के। आगे आता है जहांगीर, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है इसके। पूछा जाए इसके प्रमुख या चित्रकार कौन थे, बिशनदास, फेरुख बेग, दौलत मनोहर। ठीक है, आपके सामने कुछ है। उस्ताद मंसूर को एक उपाधि दी थी इन्होंने, नादिर उल असर। ठीक है, ये क्या थे, ये पशु पक्षी के चित्र बना, ये इनका एक चित्रकार था जो पशु पक्षी और फूलों चित्र बनाते थे। एक था अबुल हसन जो मानव चित्र बनाता था। इसने कौन सी उपाधि दी, नादिर उल जमा। ठीक है, नादिर उल जमा। उसके बाद जहांगीर अंतिम राजा था। ठीक है, किस चीज़ का, अंतिम राजा क्यों था, किस कारण था, किस वजह से था। ठीक है, देखो जैसे कि आप जानते हो, मुद्रा शराब का प्याला के लिए प्रदर्शन किया। ठीक है, न्याय की प्रसिद्ध जंजीर बांधी इसने। इतायुद्दौला का मकबरा बनवाया। खुद इतायुद्दौला कौन था, तो नूरजहाँ उसके पिताजी थे इसने। ठीक है, नूरजहाँ ने मकबरा बनवाया, ईरानी शैली में बनवाया और पुत्रापुरी शैली में बनवाया। ठीक है, अगर पूछा जाए जहांगीर के समय कौन कौन से विदेशी आए थे, ठीक है, देखो पहला था 1608 में हाँ कैप्टन हॉकिंस, ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। और 1608 में एक आया था विलियम फिंच, और 1615 में सर टॉमस रो, और 1616 में एडवर्ड टेरी। ठीक है, जो विलियम फिंच था सलीम अनार काली दंत कथा का लेखक था। ठीक है, तो इसने इसका नाम बदलकर लॉर्ड जनरल कर दिया था। क्या कर दिया था, लॉर्ड जनरल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जहांगीर की फर्स्ट पत्नी कौन थी, पहली पत्नी ये थी मानबाई। इस जो इसका लड़का था खुसरो, इसके साथ इन्होंने मिलकर विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ। ठीक है, उस समय से इसके एक गुरु सिख, जो एक सिख के गुरु थे वो था गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों शाहजहाँ। कौन आता है, शाहजहाँ। अगर आप पूछा जाए इमारतों का बादशाह किसे कहा जाता है, इमारतों का बादशाह कहा जाता है शाहजहाँ को। और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, यानी जो बिल्डिंगें बनती है उनका स्वर्णकाल। मयूर सिंहासन पर तख्ते हाउस किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया। और ये पूछा जाए कि तख्ते ए हाउस कौन ले गया, ये ला गया नादिर शाह। कब, 1739 में, औरंगजेब के मरने के बाद। ठीक है, इसके दरबारी है कुछ, देख लेते हैं। जगन्नाथ पंडित, इसने किताब लिखी तो रस गंगाधर और गंगा लहरी। ठीक है, इसके कुछ सबसे बड़े काम हैं जो इन्हें काम किए, बहुत अच्छे काम किए इसने, वो देख लेते हैं। पहले देखो, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया। दिल्ली का लाल किला 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ठीक है, और ताजमहल 1983 में यूनेस्को में शामिल होने वाली चौथी बड़ी साइट थी। ठीक है, अगर आप पूछा जाए इसके वास्तुकार कौन थे, अहमद लाहौरी। कौन थे, अहमद लाहौरी, ताजमहल के। ठीक है, इसके शिल्पी पूछा जाए उस्ताद हिंसा खां। जो इसके ऊपर कुरान के सुलेख लिखे हुए हैं वे किसने लिखे, अमान खां सिराजीत ने। ठीक है, जो गुंबद होते हैं वो किसने, शेख इस्माइल अफरीदी, यानी कौन था, तुर्की था। ठीक है, और जो पच्चीकारी जो कुछ फूल बने हो या कोई डिजाइन किया हो वो किसने किया, कन्नौज के मोहनदास ने। ठीक है, ताजमहल में इन लोगों ने काम किया। उसके बाद फ्रेंच यात्री, इसके टाइम फ्रेंच यात्री कौन कौन से आए थे, बर्नियर,
ट्रेनियर था जो 6 बार भारत आया था। ये पेशे से क्या था, जौहरी था, ठीक है। और इटालियन यात्री आया था, ये था मनुची। कौन था, मनुची। आगे आता बच्चों औरंगजेब। औरंगजेब कुछ नाम थे, आलमगीर, जिंदा पीर, शाही दरवेश। उसको पूरी कुरान याद थी, ठीक है। और इसमें हाजिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाजिम। अगर आपसे पूछा जाए औरंगजेब ने किन के खिलाफ लंबा संघर्ष किया, ये किया बच्चों मराठों के खिलाफ। किसके खिलाफ किया, मराठों के खिलाफ। मराठे, शिवाजी, संभाजी और राजाराम, इनके खिलाफ औरंगजेब ने काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। देखो दूसरा राजा जिसने गाजी की उपाधि धारण की, सिखों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया इसने। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार रहते थे, ठीक है। क्षेत्रीय स्थानीय कलाओं का सवर्ण काल कहा जाता है और वीणा वादक भी कहते हैं, ठीक है। और कला का विकेंद्रीकरण, इसके जो इसके थे दरबारी ने कुछ किताबें लिखी। देखो मुक्त रूप उल्लू बाव, ये लिखी खाकी खान ने। फतहाते आलमगिरी, ये ईश्वरदास नागर ने। खुला संत उल तबारी, ये सुजान राय भंडारी ने। और नेक्स्ट नुक्सा ए दिल खुशा, ये भीमसेन बह बहरानपुरी ने। और मुआसिर आलमगिरी मोहम्मद साकी ने लिखी, ठीक है। उसके बाद आगे आता है भक्ति एवं सूफी संत, भक्ति और सूफी संत, ठीक है। शैव अनुयायी और विष्णु अनुयायी। भक्ति वर्ग ये कहते थे कि शैव अच्छे हैं, शैव बढ़िया है, और सूफी संत कहते विष्णु अनुयायी है, ठीक है। यानी शैव के अंदर एक नयार संत हुए, एक आलवार संत हुए, ठीक है। पहले पढ़ते हैं भक्ति संत। देखो भक्ति संत है कुछ। ईश्वर प्राप्ति के 3 योग बताए भक्ति संत ने, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ठीक है। भक्ति एवं भक्ति मत और संप्रदाय। पहले हम पढ़ेंगे भक्ति मत। क्या पढ़ेंगे, भक्ति मत के 6 मत पूछे जाते हैं आपसे। अद्वैतवाद, वशिष्ठवाद, या द्वैतवाद, या देवतावाद, या शुद्धोदेवतावाद, या अचिंत्य वेदोवाद, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इनके संस्थापक कौन है, अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, वशिष्ठवाद के रामानुजाचार्य हैं, द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं, और द्वैताद्वाद यानी वेदोवाद निम्बाचार्य हैं, और शुद्ध द्वैतवाद के बल्लवाचार्य हैं। अचिंत्य भेदावाद के चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद संप्रदाय के 6 संप्रदाय इसके, ठीक है। स्मृति, श्री, ब्रह्म, संकन, रुद्र, मध्य, गृह, ठीक है। यानी ये 6 संप्रदाय के पार्ट है। और भक्ति मत की पूछे जाए ये भी 6 पार्ट, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। आगे आता है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन 2 भागों में बट गया था, एक सुन्नी और एक शिया। अगर उस टाइम के मतभेद में तो ये 2 भागों में बट गया, ठीक है। पहले देखते हैं, पहले सूफी संप्रदाय सिलसिले कौन से, ये बताते हैं कि 6 सिलसिले हैं। कितने सिलसिले हैं, 6। चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, सातरी सिलसिला, या कादरी सिलसिला, या नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी नहीं है, नक्शबंदी सिलसिला। अगर आज पूछा जाए इनका संस्थापक कौन है, इनके चिश्ती सिलसिला के ख्वाजा मोइनुद्दीन, सहारवर्दी के शिहाबुद्दीन, फिरदौसी के शेख बदरुद्दीन समरकंदी, सातरी के शाह अब्दुल्ला, कादरी के शेख अब्दुल कादिर, नक्शबंदी के ख्वाजा बहुद्दीन। अगर आपसे इनके मुख्यालय पूछा जाए, चिश्ती का अजमेर, सुहरावर्दी का सुल्तान, फिरदौसी का बिहार, सातरी का जौनपुर, सिंध का कादेरी का सिंध, और नक्शबंदी का जौनपुर। यानी सातरी और नक्शबंदी का एक ही ज़िले में, यानी एक राज्य में, ठीक है। एक ही जगह इनका मुख्यालय यानी हेड ऑफिस है। उसके बाद आता है बच्चों विजयनगर। देखो 1313 में, ठीक है। इसके 2 भाइयों ने इसका
अगर आज पूछा जाए विजयनगर के संस्थापक कौन थे, ये थे दो भाई, हरिहर और बुक्का। ठीक है, इसके पूछा जाए वर्तमान में इसके अवशेष कहाँ मिले, ये हम्पी कर्नाटक में मिले हैं। ठीक है, यानी ये दोनों कौन थे, ये दोनों हिंदू राज्य थे, दोनों हिंदू राज्य थे। ठीक है, इसकी राजधानी, इन्होंने राजधानी 4 बनाई, अनगोंडी, विजयनगर, देनुगोंडा और चंद्रगिरी। ठीक है, चंद्रगिरी। भाषा इनकी तेलुगु थी और मुद्रा इनकी पेरोडा थी। कौन सी मुद्रा थी इनकी, पेरोडा। ठीक है, विजयनगर में राजवंश कौन कौन से हैं ये बताने। ठीक है, राजवंश 1336 से लेकर 1350 तक। देखो, पहला राजवंश है संगम वंश, दूसरा सुल्लू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा आर्यवीडु वंश। और संगम वंश है 1336 से लेकर 1485 तक रहा, और सुल्लू वंश 1485 से लेकर 1505 तक रहा, तुलु वंश 1505 से लेकर 1570 तक रहा, आर्यवीडु वंश 1570 से लेकर 1651 तक रहा। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। सुल्लू वंश के नरसिंह, तुलु वंश के वीर नरसिंह। इनमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नरसिंह और वीर नरसिंह में। ठीक है, आर्यवीडु के वंश के संस्थापक तिरुमल देव। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राजा कृष्णदेवराय का संबंध किस राजवंश से था, यह था बच्चों तुलु वंश। किस वंश से था, तुलु वंश। कृष्णदेवराय, कुछ ऐतिहासिक नाम थे इसके, आंध्रभोज और अभिनवभोज। ठीक है, कृष्णदेवराय के समय तेलुगु भाषा का सवर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इनके दरबार में कुछ वे थे अष्टदिग्गज। ठीक है, वो देख लेते हैं। पहला आलसानी, दूसरा पिंगल, तीसरा नंदी, चौथा तेनाली और पांचवा कोटजी और छठा भट्टमूर्ति और सातवां मल्ला और आठवां राजभट्ट। ये इसके अष्ट दिग्गज थे। ठीक है, ये आपको कुछ याद रखने हैं, अष्टदिग्गज नवरत्न। ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे। और देखो आगे आते हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेव ने तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आयुक्त मल्याद। ठीक है, और संस्कृत भाषा में कौन कौन से लिखे हैं, जामवती कल्याणम और उषा प्रणय। ठीक है, इसके टाइम पुर्तगाली 2 यात्री आए थे, एक का नाम था डोमिस और एक का डुआर्ट। अगर पूछा जाए कृष्णदेवराय के समय जो यात्री आए थे उनके नाम बताओ, यानी 2-2 के पेड़ बना के दे सकता है। ठीक है, या आपसे ये पूछ सकता है कृष्णदेवराय के समय कौन से विदेशी यात्री आए थे, पुर्तगाली, डच या डेन या अंग्रेज, या को पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो आगे आता है मराठा साम्राज्य। ठीक है, देखो मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी, सतारा। लेकिन ये जो अंग्रेज डलहौजी था इसने 1548 में इसको हड़प लिया था। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं छत्रपतियों का काल। जो छत्रपति हैं उनका काल देखते हैं। देखो पहले देखो छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से लेकर 1680 तक, संभाजी 1680 से लेकर 1689 तक, राजा राम 1689 से लेकर 1700 तक, ताराबाई 1700 से लेकर 1707 तक और साहू जी 1707 से लेकर 1749 तक। ठीक है, इन्हें पूछा जाए छत्रपतियों का लास्ट या अंतिम शासक कौन था। ठीक है, ये था बच्चों शाहजीअप्पा। अब देख लेते, ये है पेशवा का काल। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक, बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक, बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक, माधव राव 1761 से लेकर 1772 तक, नारायण राव 1772 से लेकर 1774 तक, और आगे आता है माधव नारायण राव 1774 से लेकर 1796 तक, और बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर 1818 तक। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था बताइए।
आप ऑप्शन देते हैं बाजीराव प्रथम, श्यामराज नीलकंठ, नारायण राव, ठीक है, या छत्रपति। बताइए आपका सही आंसर हो जाएगा राजा राम नीलकंठ, राजा राम नीलकंठ। उसके बाद देखो इसके भी अष्टप्रधान थे पेशवा के, ठीक है। देखो अष्टप्रधान देख लेते हैं अपने कौन कौन से थे। देखो अष्टप्रधान यानी इसके मंत्रिमंडल कौन कौन थे, ठीक है। पेशवा, मजूमदार, वंकीय, सुरु, सुमुक्त या सेनाकृत्य या पंडित राव या न्यायाधीश, ठीक है। शिवाजी ने दो टाइप के दो कर लगाए, एक था चौथ और एक था सरदेश मुखी, ठीक है, एक था सरदेश मुखी। देखो ये जो नोट्स हैं ये मैंने मतलब पूरी लूसेंट से निचोड़ कर जो भी इसका मतलब जिनके अंदर पूरा नोट्स बना, मतलब जो पेपर में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे RSA या UPSC, मतलब तो बल्कि यूपीएससी में बल्कि थोड़ा लंबा है, यूपीएससी में नहीं बल्कि SSC में या RSA, मतलब इनके थ्रू कोई भी इनसे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और जो ग्रुप D SSC उनसे तो बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा इनसे बाहर तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।